हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हमारी कश्मीर यात्रा का 5वां दिन है और अब तक का हमारा सफ़र लाजवाब रहा है। कल हम तनमर्ग से पहलगाम पहुंचे थे। साथ ही रास्ते में हमने एक ऑफ बीट लेकिन बेहद खूबसूरत जगह गोगलडारा को भी एक्सप्लोर किया था। फिर पहलगाम पहुंचकर हमने पहलगाम मार्केट को भी विजिट किया। अब तक की हमारे हर दिन के वीडियोस हमने पहले ही पोस्ट कर दिए हैं और उनके लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर्ड हैं। यदि आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेक करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। अगर आज के प्लान की बात करें तो पहलगाम के आसपास की खूबसूरत जगहों को देखने के बाद हम एक स्पेशल अट्रैक्शन अहरबल वाटरफॉल को विजिट करने वाले हैं। क्योंकि अहरबल पहलगाम से दूर है, इसी से हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहलगाम की साइट सीइंग जल्द से जल्द पूरी कर लें ताकि अहरबल घूमने के बाद समय रहते हम श्रीनगर पहुंच सके और सफ़र का आनंद बिना किसी हड़बड़ी के ले सकें। आज के दिन की शुरुआत हमने काफ़ी जल्दी की। हमारे होटल में स्टे के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। नाश्ता ठीक ठाक था, लेकिन डिनर की तुलना में मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। हम मॉलीज रिजॉर्ट में ठहरे थे, लेकिन खाने की व्यवस्था सामने स्थित एक खूबसूरत प्रॉपर्टी विलो गार्डन में की गई थी, जो मॉलीज रिजॉर्ट के ठीक अपोजिट था। नाश्ता जल्दी ख़त्म करने के बाद हम बिना किसी देरी के साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। पहलगाम अनंतनाग जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ आप आरू वैली, बेताब वैली, चंदनबाड़ी और बाईसरन जैसी खूबसूरत जगहें देख सकते हैं। पहलगाम में कुछ आकर्षक पार्क्स भी हैं जिसे आप विजिट कर सकते हैं। ये जगह एडवेंचर लवर्स के लिए भी बेहतरीन है। यहाँ लिदर नदी में आप रिवर राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जो स्पेशली समर्स में होता है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा के लिए एक रास्ता पहलगाम से भी जाता है, जिससे यह जगह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप आरू वैली, बेताब वैली या चंदनबाड़ी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखें, यहाँ बाहर से बुक की गई गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं है। इन खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए आपको पहलगाम टैक्सी यूनियन की कैब बुक करनी होगी। इसके अलावा एक और खूबसूरत जगह है बाईसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई टैक्सी सेवा उपलब्ध नहीं है। बाईसरन जाने के लिए या तो आपको लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी या फिर पोनी या घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। आज की हमारी योजना में चंदनबाड़ी और बेताब वैली घूमना शामिल था। इस बार हमने आरू वैली और बाईसरन जाने का प्लान छोड़ दिया, क्योंकि हमें आज ही श्रीनगर लौटना है। साथ ही हम एक और ऑफ बीट लेकिन बेहद खूबसूरत जगह अहरबल वाटरफॉल भी देखने जा रहे हैं। आरू वैली मैंने समर्स और ऑटम में भी विजिट किया था। गर्मियों में यह घाटी बेहद खूबसूरत लगती है। अगर आप यहाँ गर्मियों में आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करिए। वहीं बाईसरन की बात करूँ तो वहाँ भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ, एक बार पैदल चलकर और दूसरी बार पोनी की सवारी करके। बाईसरन तक का 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक काफ़ी थकाने वाला होता है। वैसे ज़्यादातर टूरिस्ट्स बाईसरन को पोनी से विज़िट करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली पोनी का रूट काफ़ी रिस्की लगा। रास्ता समतल नहीं है। खराब और फिसलन भरे रास्ते की वजह से घोड़े से गिरने का खतरा और चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। आज हम सबसे पहले चंदनबाड़ी के लिए निकलते हैं, जो मुख्य पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमने टैक्सी यूनियन की कैब बुक की थी और इन कैब्स के रेट फिक्स्ड रहते हैं। यह जगह सी लेवल से करीब 9000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान
पहलगाम की तुलना में अधिक ठंडा हो सकता है। चंदनबाड़ी सर्दियों में भी खुला रहता है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं। यदि आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा से पहले मौसम का अपडेट अवश्य लें। चंदनबाड़ी घाटी को पवित्र अमरनाथ गुफा के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यहीं से तीर्थयात्री लगभग 32 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अमरनाथ जाने के लिए सोनमर्ग के बालटाल घाटी से भी एक ऑल्टरनेट रूट उपलब्ध है। चंदनबाड़ी से आप शेषनाग झील तक का भी ट्रैक कर सकते हैं, जो 13 किलोमीटर लंबा है। लगभग सुबह के 10 बजे हम चंदनबाड़ी पहुंच गए थे। कई जगहों पर बर्फ पिघल रही थी, जिनसे उन स्थानों पर जमीन ज़्यादा ही फिसलन भरी हो गई थी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कश्मीर ट्रिप पर आ रहे हैं तो हाई ग्रिप वाले वाटरप्रूफ शूज़ को चूज़ कीजिए। यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। साथ ही चंदनबाड़ी से होकर लिदर नदी बहती है, जो नज़ारे को और भी खूबसूरत बनाती है। यह नदी कोलाहाई ग्लेशियर से निकलती है और पहलगाम से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 73 किलोमीटर है और यह झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हमने यहाँ बहुत सी यादगार तस्वीरें खींची और समय को पूरा एंजॉय किया। टैक्सी वाले हर जगह 1 घंटे का स्टॉप देते हैं ताकि आप उस जगह को एक्सप्लोर कर सके। हमारा 1 घंटा तो यहाँ नज़ारे देखने में कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। इसके बाद हम बेताब वैली के लिए निकल पड़े। चंदनबाड़ी से बेताब वैली वापस पहलगाम की तरफ डाउनहिल रास्ता है। हमें रास्ते में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ दिखते हैं, जिनकी घाटियों के बीच नीचे लिदर नदी बह रही होती है। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े हैं। सच में यह जन्नत से कम नहीं लगता। बेताब वैली चंदनबाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं था और हम लगभग 15 मिनट में ही बेताब वैली पहुंच गए थे। यहाँ अंदर जाने से पहले आपको एंट्री टिकट लेनी होती है, जिसका चार्ज 100 रुपये पर पर्सन होता है। बेताब वैली के एंट्रेंस गेट से अंदर जाते ही हमें लिदर नदी दिखती है। हमारे विजिट के समय यहाँ भी कुछ बर्फ़ थी। वैसे दिन बढ़ने के साथ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था और बर्फ़ बेताब वैली में पिघल रही थी। यहाँ नज़ारा किसी परफेक्ट पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा लगता है, जिसे बार बार देखने का मन करे। अंदर आते ही कुछ पोनी वाले हमारे पास आए और वैली के भीतर कुछ विशेष स्थानों की सैर कराने के लिए पर पर्सन 1200 की मांग करते हैं। कश्मीर में आपको लगभग हर जगह जैसे सोनमर्ग, पहलगाम, बाईसरन, आरू या और जगहों पर भी पोनी वाले मिल जाएंगे और वे आमतौर पर बहुत ऊंचे दाम मांगते हैं। इसीलिए यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। इस वैली का नाम भी उतना ही दिलचस्प है जितनी इसकी खूबसूरती। असल में इसका वास्तविक नाम हाजन वैली था, लेकिन 1980s में सुपरहिट फिल्म बेताब की शूटिंग के बाद यह जगह बेताब वैली के नाम से मशहूर हो गई। तब से हर कोई इसे बेताब वैली के नाम से जानने लगा। अगर हम विंटर्स वर्सेस समर्स के नज़ारे की बात करें तो मुझे दोनों ही बेहद खूबसूरत लगे। सर्दियों से मेरा मतलब बर्फबारी के बाद की वैली से है, जब हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी होती है। बर्फबारी से पहले का नज़ारा, चाहे ऑटम का हो या शुरुआती सर्दियों का, मुझे उतना आकर्षक नहीं लगता जितना कि गर्मियों में हरियाली से भरी हुई वैली या फिर अच्छी स्नोफॉल के बाद की बर्फीली वादी।
इन दोनों ही मौसमों में बेताब वैली का अलग ही चार्म होता है जो इसे खास बनाता है। हम इन दोनों जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद वापस होटल आ गए। वैसे अगर आप पहली बार पहलगाम जा रहे हैं तो मैं सुझाव दूंगी आप आरू वैली ज़रूर घूमें। और अगर समय मिले तो पहलगाम से श्रीनगर लौटते वक्त अवंतीपोरा के खंडर और मार्तंड सन टेम्पल देखें। हम पहले ही ये सभी जगहें देख चुके थे, इसीलिए इस बार हमने अपना प्लान थोड़ा बदल दिया था। हम होटल वापस लौटते हैं, अपने बैग्स कलेक्ट करते हैं और फिर अहरबल वाटरफॉल के लिए निकल जाते हैं। हमारा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो गया था क्योंकि हमने एक ही दिन में कई जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। यह वाकई थकाने वाला फैसला था। पहलगाम से अहरबल की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। हम बिना रुके जल्द से जल्द अहरबल पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहां पहुंचकर हमें वाटरफॉल विजिट करना था और फिर वापस श्रीनगर भी लौटना था। अहरबल जाते समय हम अनंतनाग टाउन से गुजरते हैं जो अनंतनाग ज़िले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। रास्ते में हम इस शहर के बड़े और बिजी मार्केट को भी देखते हैं। अनंतनाग के पास कुछ खूबसूरत जगहें भी हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे मार्तंड सन टेम्पल एंड वेड़ीनाग। मार्तंड सन टेम्पल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो सूर्यदेव को समर्पित है। इसे 8th सेंचुरी में करकोटा वंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने बनवाया था। आज इस मंदिर के कुछ रूइंस ही बचे हैं। इसका मेन स्ट्रक्चर रूइंस में होने के बावजूद शानदार लगता है। जब मैं पिछली बार यहाँ गई थी तो इसके स्ट्रॉन्ग और थिक दीवारें देखकर हैरान रह गई थी। इस जगह पुरानी बॉलीवुड मूवी आंधी और कुछ साल पहले बनी हैदर मूवी के सॉन्ग्स भी शूट हुए थे। साथ ही अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण स्थान वेड़ीनाग की बात करें तो यह वह जगह है जहां झेलम नदी का बर्थ होता है। अगर आपके पास समय हो और आप ऑफबीट जगहों को एक्सप्लोर रखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। हमारे पास समय कम था, इसलिए हम समय का ध्यान रखते हुए सीधे आगे बढ़ते गए। लगभग शाम के 3:45 बजे हम अहरबल वाटरफॉल के टिकट काउंटर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रवेश के लिए न्यूनतम 15 रुपए का शुल्क लिया जाता है। वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले एक खूबसूरत पार्क भी है। क्योंकि हम काफी देर से पहुंचे थे, हमने पार्क में अधिक समय नहीं बिताया और सीधे वाटरफॉल की ओर बढ़ गए। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है जो नीचे की ओर ढलान वाला रास्ता है, तो वहां उतरना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। हालांकि वापस आने में चढ़ाई होगी। जब हम वहां पहुंचे तो आखिरी हिस्से में पिघलती हुई बर्फ थी, जिससे रास्ता काफी फिसलन भरा हो गया था और हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ा। फॉर्चुनेटली हमने हाई ग्रिप वाले स्नो शूज पहन रखे थे, जिसकी वजह से हम कहीं फिसले नहीं। इस वाटरफॉल की बात करें तो इसका नाम अहरबल गांव के नाम पर रखा गया है, जो श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वाटरफॉल वेशव नदी, जिसे वेशु नदी भी कहा जाता है, पर है। यहाँ यह नदी नैरो ग्रेनाइट चट्टानों के बीच से बहती हुई 2 अलग अलग स्थानों पर गिरती है। पहला फॉल छोटा होता है, जिससे पानी एक छोटे से तालाब जैसा आकार बना लेता है। इसके तुरंत बाद पानी दोबारा गिरता है, लेकिन इस बार अधिक ऊंचाई से, और फिर घाटी में बहता हुआ चला जाता है। यह जगह भी एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, जहां ज्यादा टूरिस्ट्स नहीं थे।
वाटरफॉल देखने के बाद हम वापस ऊपर आ गए। उतरते वक्त जो रास्ता सहज लगा था, वही चढ़ाई के समय लंबा और थकाने वाला महसूस हुआ। ऊपर पहुंचते ही एहसास हुआ कि आज का शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही थकाने वाला हो गया था और भूख इस थकान को और बढ़ा रही थी। मगर सच कहूँ तो घूमने का एक अलग ही नशा होता है, जो फिजिकल एक्सर्शन के बावजूद मेंटल पीस देता है। हम वापस श्रीनगर की ओर बढ़ चले, लेकिन हमारे आज के सफ़र का अंत अभी भी नहीं हुआ था। रास्ते में शोपियान और पुलवामा से गुजरते हुए हम धीरे धीरे श्रीनगर की ओर बढ़ते गए। शाम ढल रही थी और खूबसूरत लग रही थी। सालों पहले मैंने कश्मीर की एक छवि अपने मन में बना ली थी, लेकिन जब मैं पहली बार वहां पहुंची तो यह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। यह मेरी इमेजिनेशन से कहीं अधिक खूबसूरत था और वहाँ के लोग मेरी उम्मीद से कहीं अधिक हेल्पफुल और वेलकमिंग थे। यात्रा करते हुए मैंने सीखा कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम अपने मन में पहले से सोचकर रखते हैं। कई बार असली अनुभव हमारी धारणाओं से बिल्कुल अलग और कहीं बेहतर होते हैं। कुछ ही समय में हम होटल पहुंच गए और चेक इन किया। कमरा आरामदायक था और हम जल्दी से डिनर के लिए तैयार हो गए। यहाँ हमें कश्मीरी अंदाज में हाथ धोने के लिए दस्तनाड़ी का इस्तेमाल कराया गया। यह एक ट्रेडिशनल कश्मीरी पोर्टेबल वॉश बेसिन होता है, जिसे खास मेहमान नवाजी के लिए उपयोग किया जाता है। डिनर लाजवाब था। पूरे दिन घूमने के बाद इस बेहतरीन ढंग से परोसे गए शानदार खाने ने मानो सारी थकान दूर कर दी। खाने का स्वाद और मेहमान नवाजी दोनों ही दिल जीत लेने वाले थे। हमारे आज के हेक्टिक लेकिन खूबसूरत से दिन का अंत हो चुका था। साथ ही कल हमारे कश्मीर ट्रिप का आखिरी दिन है। हमारी ये खूबसूरत ट्रिप कल एंड होने जा रही है और हम कश्मीर से बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर लौटने वाले हैं। कश्मीर में एक अलग सा सुकून है और मुझे पता है मैं यहाँ वापस फिर से आऊँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ कश्मीर ट्रिप कैसे प्लान करें, घूमने की बेहतरीन जगहें, बजट और बाकी सभी ज़रूरी जानकारियाँ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।